जय हिंद। इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस। बहुत सारे लोग सिविक्स के भी नाम से जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान या इसे राजनीतिक शास्त्र के भी नाम से जानते हैं। इसके जो सबसे पहला चैप्टर हमारा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसके फुल चैप्टर को जो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। जो हमारा पार्ट 1 वीडियो है, आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हमारा जो है यह चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पिछले परिचय में हम लोग लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त किया है तथा यह जानने की भी कोशिश की है कि वैश्विक परिदृश्य में लोकतंत्र किस प्रकार विकास हुआ है। इस चैप्टर में ये शुरू में बताया जा रहा है। हम लोग जो पिछली कक्षा में क्लास 9th में हम सभी पढ़े हैं, यानी जाने हैं लोकतंत्र स्वरूप के बारे में हम सभी जाने हैं और इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश किए हैं कि पूरे विश्व लेवल में जो है इस लोकतंत्र का जो है किस प्रकार जो है विकास हुआ है। इस वर्ग के इस अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में द्वंद्व में तत्व किस प्रकार जो अंतर्निहित है, जातीय एवं सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र में किस प्रकार प्रभावित करता है, लिंग भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार किस प्रकार प्रवर्तित करता है। यानी इस चैप्टर में ये सभी जानने वाले हैं। किस तरह से देखेंगे तो जातीय और सांप्रदायिक लोकतंत्र होने के कारण जो है किस प्रकार लोकतंत्र में जो है सत्ता की साझेदारी होती है और किस प्रकार जो है लोकतंत्र में व्यवहार होता है, लिंग के आधार पर कैसे लोकतंत्र में व्यवहार होता है और साथ में जाति के आधार पर देखते हैं, धर्म के आधार पर, ये सभी जो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। आगे देखेंगे इस अध्याय में हम यह भी देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र के सारे सामाजिक विषमताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। इन्हीं अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है और समाज विभिन्नता और जो है लोकतांत्रिक राजनीति किस प्रकार एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। यानी इस चैप्टर में ये सभी जानने वाले हैं किस तरह जो है लोकतंत्र की सारी जो भी विभिन्नताएं हैं, असमानताएं हैं, इसके बीच का अंतर को हम सभी देखते हैं और इसमें ये भी धीरे धीरे इसकी अवधारणा से आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता किस प्रकार अलग अलग रूप जो है धारण कर लेती है और सामाजिक विभिन्नता और जो है लोकतांत्रिक राजनीति जो है किस प्रकार एक दूसरे से जो है प्रभावित होता है। इस अध्याय के दूसरे पड़ाव पर इस सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे, तो यथा जाति, धर्म, लिंग आधारित सामाजिक विषमता। यानी इस चैप्टर में ये बताया गया है, एक तरफ तो हम यहाँ पर ये सभी जानने वाले हैं और दूसरी पड़ाव में ये भी जानेंगे तो किस तरह जो ये 3 जो सामाजिक विभिन्नता होती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर जो किस तरह विषमता होती है राजनीतिक में, इसको भी जानेंगे। इस 3 पर आधारित विषमताएं कैसी है, किस प्रकार राजनीति में अभिव्यक्त होती है, इस पर भी बारी बारी से हम सभी जो है गौर करेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में हम सभी क्या पढ़ने वाले हैं ये परिचय में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का लोकतंत्र में द्वंद्व, यानी जो है लोकतंत्र में किस प्रकार जो है द्वंद्व की भावना उत्पन्न होता है उसको देखेंगे। तो लोकतंत्र में द्वंद्व के तत्व बच्चों हमने नवम वर्ग के अध्याय 2 में देखा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। आप सभी 9th में पढ़े होंगे चैप्टर 2 में। लोकतंत्र के जो शासन व्यवस्था होता है इसमें कैसे जो है यहाँ के जो शासन होते हैं केंद्र बिंदु होते हैं, यहाँ के जो जनता होते हैं, जो लोग होते हैं, इसके जो है लोकतंत्र में केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी प्रशासन है, व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए जो है एवं लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है। शासन में लोग प्रतिनिधि लोगों के हित तथा उसके इच्छा सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं। और लोकतंत्र में क्या होता है आप सभी जानते हैं, लोकतंत्र की परिभाषा होता है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया शासन को क्या बोलते हैं तो लोकतंत्र। इसमें सभी चीज जो होता है लोकतंत्र में जनता ही जो है किसी को चुनकर जो उसको सरकार बनाते हैं, उसके ऊपर जो है सरकार काम करते हैं। तो ये जो है लोकतंत्र में ऐसी भावना होती है। आगे देखेंगे यही कारण है कि शासन के लोकतांत्रिक व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व से प्रभावित होते हैं। इसे अच्छी तरह समझने के लिए निम्नवत कुछ घटनाओं और मुद्दे पर गौर करेंगे। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है यही कारण है कि शासन में लोकतंत्र व्यवहार जो है समाज को किस तरह उभरते हैं उसे जो है प्रभावित करता है। इसके लिए जो यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए गए हैं जिसको समझते हैं तो अच्छे से हमें समझ में आएगा। 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% था और 2001 में बढ़कर
57% से ऊपर हो गया। यहाँ पर एक मुद्दा दिया गया, कब बताया जा रहा है, तो 1961 में देखेंगे तो मराठियों की संख्या उस समय कितना था, तो 4% यानी 34% था, जो कि आगे बढ़कर हमारा जो है 2001 ईस्वी में हमारा कितना प्रतिशत चला गया, तो 57% चला गया। यह जो है सही है कि दक्षिण भारत के चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में विकास के कारण दक्षिणी भारतीय की मुंबई में आने वाला तादाद काफ़ी कम हो गई है। इस प्रकार गुजरात के सूरत, अहमदाबाद के बड़ौदा आदि के विकसित होने के कारण गुजरातियों प्रवास की संख्या मुंबई में कम हुई है। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है, यह दक्षिणी भारत के जो भी हमारा इलाका है, जैसे चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद के विकास के कारण जो भी उधर के जो दक्षिणीय भारतीय थे, मुंबई आने का तहत जो है यहाँ पर क्या हो गया, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इस प्रकार देखेंगे गुजरात के सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, बड़ौदा हो आदि जो विकसित हो गया, तो इस तरह देखेंगे तो मुंबई में जो है यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तो गुजरातियों जो प्रवासी वहाँ पर आते थे, इसकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन यहाँ पर क्या हो गया, तो बहुत ही कम हो गया। आगे हमारा है, अब काम की तलाश में आने वाले लोग हिंदी भाषी है, लेकिन वे मीर, भावरइये, थाने, कल्याण, ओपन, नवी मुंबई जैसे नगर में रहते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने इस अध्ययन में पाया कि लगभग 49% प्रवासी लोग उत्पादन के कार्य में लगे रहते हैं। और यहाँ पर ये अब जो यहाँ पर पहले जो मुंबई के क्षेत्र में जो भी दक्षिणी इलाके के जो भी लोग रहते थे वो सब आते थे, लेकिन अब देखेंगे तो गुजरात जो विकसित हो गया, जिसके कारण जो वहाँ के प्रवासियों की संख्या क्या हो गया, कम हो गया। अब काम की तलाश में जो है केवल आने वाले जो लोग रहते हैं, हिंदी भाषी लोग रहते हैं, जो हिंदी बोलते हैं, वही जो है आप काम के तलाश में मुंबई जाते हैं। लेकिन वे जो है किस किस जगह पे रहते हैं, तो मीरा माई भैये हो गया, थाने हो गया, कल्याण हो गया, ओपन, नवी मुंबई जैसे उपनगर में रहता है। और यहाँ पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने एक अध्ययन किया कि लगभग जो है 49% लोग जो है प्रवासी जो है उत्पादन के कार्य में लगे रहते। तो किस इंस्टीट्यूट द्वारा पता चला, तो याद रखिएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने अध्ययन किया। लगभग जो है बोल सकते हैं 49% लोग जो है सिर्फ उत्पादन के कार्य में लगे रहते हैं। दूसरी ओर देखेंगे अधिक वेतन और सुविधा पाने के लिए सफ़ेद पेशा कार्य में मराठियों का वर्चस्व है। और गरीब भैया जैसे देखेंगे उत्तर भारतीय जो हिंदी भाषी लोग, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसमें देखेंगे तो लोगों को दूर दराज रहते हैं, जबकि यह गरीबी भैया उत्तर भारतीय लोग जैसे देखेंगे मुंबई में छोटे छोटे रोजगार के जरिए अपना जो है जीवन यापन करते हैं। और वे जो है वहाँ के मूल निवासियों को अलग अलग तरीके से अपनी जो है सस्ती सेवा भी उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है। दूसरी तरफ देखेंगे तो जो है अधिक वेतन की सुविधा पाने का जो यहाँ पर मराठियों का क्या हो रहा है, तो वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर जो भी वहाँ पर गरीब लोग जाते हैं, जैसे खासकर देखेंगे उत्तर भारतीय के जो हिंदी भाषा लोग बोलते हैं, विशेषकर जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं और छोटे छोटे वहाँ पर रोजगार करके जो है अपना जीवन यापन करते हैं। और वहाँ के जो मूल निवासी है उसका जो है अलग अलग तरीके से जो भी सस्ती सेवा होता है उसको उपलब्ध कराते हैं। यदि भारत सभी भारतीयों का देश है तो मुंबई में सभी भारतीयों का एक प्रदेश है। मुंबई में भारत सरकार के कई सार्वजनिक उपकरण है, जिसमें जनता की कमाई का काफ़ी पैसा लगा है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है यदि भारत सभी भारतीयों का देश है तो मुंबई सभी भारतीयों का प्रदेश होना चाहिए। लेकिन देखेंगे तो मुंबई में सरकार का जो है कई सार्वजनिक जो उपकरण है, जो जनता की जो है काफ़ी कमाई का पैसा वहाँ लगाया गया है। आगे हमारा उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे पिछड़े राज्य में बैंक में लोगों को जितनी राशि जमा की गई है उसका 1/4 हिस्सा वहाँ के ऋण के रूप में दिया जाता है। और यही वजह से है मुंबई आज भारत की वित्तीय राजधानी है। और यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिहार और उत्तर प्रदेश के जो भी यहाँ के जो पिछड़े राज्य के लोग जो है जो भी अपने बैंक में सेविंग पैसा जमा करते हैं, जितनी भी राशि रहते हैं वहाँ के 1/4 जो राशि है वहाँ के रूप में जो भी मुंबई के लोग रहते हैं अगर वो ऋण यानी लोन पर लेते हैं तो उनको दिया जाता है। जिससे वजह से देखेंगे तो मुंबई जो है आज भारत की वित्तीय राजधानी है। तो आप सभी याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, तो आप सभी याद रखिएगा मुंबई को कहा जाता है। आगे देखेंगे पिछले दिनों कुछ राजनेताओं ने जो है तुष्टीकरण राजनीतिक अपेक्षा की पूर्ति हेतु मराठी मनुष्य की भावना भड़काकर उत्तरी हिंदी भाषाई क्षेत्र में नागरिकों को बेरहमी से पीटा और मुंबई छोड़ने को मजबूर किया। कई लोगों को जो है इस मारपीट से भी मृत्यु भी हो गया। और साथ में देखेंगे पिछली यहाँ पर जो इस समय बुक लिखा गया उस समय की ये घटना है। तो पिछले दिनों कुछ राजनेताओं ने जो है तुष्टीकरण की अपेक्षा की पूर्ति होती
जो भी मराठी वहाँ के जो मनुष्य को भावना भड़का और जो भी उत्तरी हिंदी जो भाषा के लोग बोलते थे उसे बेरहमी से वहाँ पर क्या किया गया और पीटा गया और साथ में ऐसा मारा तो उनको जो है मुंबई छोड़ने को मजबूर किया। इसके कारण देखेंगे तो वहाँ पर कई जो हिंदी भाषाई लोग थे उसका जो है मृत्यु भी हुआ। आगे देखेंगे इस प्रकार रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में मैसूर में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट भी हुआ और साथ में देखेंगे हमारा जो अरबी होता है यानी रेलवे जो भर्ती बोर्ड होता है उसके द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है रेलवे का जो भी, उसके तहत देखेंगे मैसूर में जो बिहारी के साथ जो बिहारी छात्रों को जो वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो है मारपीट भी किया गया। उत्तर पूर्व असम राज्य में बिहारियों की हत्या की गई। यह ध्यान देने योग्य बात है कि हिंसा में शिकार होने की पहचान केवल क्षेत्र विशेष था, न कि जाति धर्म संप्रदाय है। दूसरे शब्दों में मुंबई एवं मैसूर में हिंसात्मक कार्रवाई का आधार क्षेत्रीय विभाजन था। निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के स्थापित सिद्धांत देश में किसी भी भाग में रहने तथा निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता के विरुद्ध व्यवहार है। तो मैसूर में जिस प्रकार जो है मुंबई के जो हिंसात्मक कार्य किए गए थे ये जो है क्षेत्रीय विभाजन का एक कारण हो जाता है। साथ में आगे देखेंगे परंतु तुष्टीकरण के नीति के अंतर्गत सत्ताधारियों द्वारा इसका कठोर विरोध नहीं हो पाता है, जिसके द्वंद्व पहलू का सीधा प्रभाव लोकतंत्र के सिद्धांत पर व्यवहारों पर पड़ता है। और यहाँ पर देखेंगे तुष्टीकरण से यह जो भी वहाँ के जो सत्ताधारी होते हैं, जो भी सत्ताधारी पार्टी होते हैं, इसका जो है क्रोध जो है विरोध नहीं हुआ जब वहाँ पर ऐसा किया गया। तो इससे जो देखेंगे तो द्वंद्वात्मक जो पहलू सीधा यहाँ से प्रभाव होता है और लोकतंत्र का सीधा सिद्धांत यहाँ व्यवहारों से स्पष्टता है। आगे देखिएगा फिर जो है मेक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप में नस्ल पर आधार था और बेल्जियम में देश के जो 59% हिस्सा जो है पोलेंस इलाके में रहते थे और डच बोलते थे। शेष जो हमारा 40% लोग हैं जो कि बेलेनिया क्षेत्र में रहते हैं जो कि फ्रांस भाषा बोलते हैं और राजधानी ब्रुसेल्स में जो है 80% लोग जो है फ्रांस भाषा बोलते हैं और 20% जो है डच भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर समझिए डाटा को बेल्जियम में पूछा जाएगा कितना प्रतिशत लोग जो है डच बोलते हैं तो याद रखिएगा 59 यानी 59%। और साथ में देखेंगे यहाँ पर जो बेलेनिया जो क्षेत्र है इसमें जो है फ्रांस भाषा कितने प्रतिशत बोला जाता है तो 40% बोला जाता है। तो आप सभी को याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पर जो हमारा बेल्जियम का राजधानी का है तो ब्रुसेल्स जो है इसमें देखेंगे तो 80% लोग जो है फ्रांस भाषा बोलते हैं और साथ में जो हमारा इसकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स इसमें जो है 20% जो है डच भाषा बोले जाते हैं। आगे देखिएगा फ्रेंच भाषाई लोग जहाँ ज़्यादा समृद्ध है जबकि डच भाषाई लोग जो है स्थिति संतोषजनक नहीं है। स्वाभाविक दोनों समूह में जो है तनाव बढ़ता रहता था जिसका जो है तीखा अनुभव जो है ब्रुसेल्स में दिखाई पड़ता था। यही द्वंद्वात्मक लोकतांत्रिक शासन की दिशा निर्धारित किया गया कि बेल्जियम का केंद्र सरकार अनेक शक्तियों देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकार की जो सुपुर्द किया जाएगा, यानी जो है राज्य सरकार केंद्रीय सरकार और अधीन नहीं है। दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधित्व वाले ब्रुसेल्स का अलग सरकार है। सांस्कृतिक शिक्षा और भाषा जैसे मसले में जो है डच फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग अपने सरकार के चुनाव का सामुदायिक सरकार बनाते थे। अर्थात बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति का नहीं बल्कि भाषा विभाजन का आधार था। और यहाँ पर समझेंगे तो यहाँ पर जो हमारा संस्कृति हो गया, शिक्षा हो गया, भाषा जैसे मसले पर जो देखेंगे डच भाषा हो गया, फ्रेंच भाषा हो गया और जर्मन बोलने वाले लोग जो अपना सामुदायिक सरकार बनाते थे। अर्थात जो देखेंगे तो बेल्जियम में जो है सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति का नहीं था, वहाँ पर था भाषाई को लेकर। वो बोलता था हमारा जो है ये फ्रांस जो है राष्ट्र घोषित किया जाए और कोई बोलता था डच और यहाँ पर जो जर्मन भाषा बोलता था ये, तो तीनों में हमेशा जो ऐसे होते रहता था। आगे यहाँ पर आप सभी समझेंगे श्रीलंका में सामाजिक विभाजन क्षेत्रीय विभाजन और सामाजिक दोनों स्तर पर पाई जाती है। और यहाँ पर हम समझ चुके हैं बेल्जियम में जो है किस जाति का देखेंगे, किस भाषाई का लोग जो है कितना % था। अब यहाँ पर देखने वाले हैं श्रीलंका के बारे में, परंतु ठीक इसके विपरीत भारत में जो है सामाजिक विभाजन बहुत ही जटिल है। यहाँ उत्तर भारतीय की संस्कृति एवं दक्षिणी भारतीय संस्कृति में बड़ा अंतर है। पुनः भाषाई अंतराल में भी बड़ा है। जातियों के बीच संघर्ष एवं तनाव की प्रवृत्ति सर्वव्याप्त है। अग्रणी जातियों एवं पिछड़ी जातियों के हितों में टकराव है। कोई बड़ी जाति है, कोई छोटी जाति है, तो इसके बीच जो है टकराव होते रहता है। दलित एवं पिछड़ों को भी उत्तरे अपनी अपनी समस्याएं हैं और दलित एवं जो पिछड़ी जाति है इसकी जो है अपनी अलग अलग समस्या है। बिहार में भी हाल में दलित एवं महादलित को एक नई पहचान निर्धारित हुआ है। इन अदंतों का जो है प्रभाव लोकतंत्र के शासन विभिन्न तत्वों पर स्वाभाविक पड़ा है। आओ इस मुद्दे पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहला जो मुद्दा है यहाँ पर है हमारे संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। आप सभी पता है हमारा जो संविधान, इसमें जो अनुच्छेद 19 है इसमें बताया गया है कि सभी देश के सभी नागरिकों को जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑब्जेक्टिव आएगा स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो आप सभी याद रखेंगे 19 के तहत। आगे देखेंगे भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने का, बस जाने का, कोई वृत्ति यानी जो ऑक्यूपेशन करने, व्यवसाय और कारोबार करने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। और आप सभी को पता होगा भारत के जो भी राज्य क्षेत्र है कहीं भी निवास कर सकते, पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बस कर सकते हैं और कोई भी वृत्ति कर सकते हैं, कोई भी अपना काम कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं। ये सभी नागरिकों को जो है ये अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त है। आगे देखेंगे इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि मुंबई में राज्य के नेतृत्व में तथा जो है कथित मराठियों द्वारा उत्तर भारतीय के लिए जो है कृतिक निसंदेश सामाजिक व्यवस्था को छीन छान करने का एक घिनौना प्रयास किया गया है, जिसके लिए जो है कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पर समझेंगे हमारा अनुच्छेद 15 के तहत देखेंगे तो धर्म हो गया, वंश हो गया, जाति, स्थान आदि पर जो है किसी प्रकार का जो है भेदभाव करना यानी जो उसके ऊपर मारपीट करना, ये जो हमारा निषेध माना जाता है। अब दूसरा मुद्दा हम यहाँ पर समझते हैं, अगर संविधान के अनुच्छेद 15 के छाया में किसी नगर या कस्बे में अविद्युत गति से बाहरी गति का आगमन होता है तो नगर और कस्बे का जनसंख्या चलित इतना बदल जाएगा कि वहाँ के तमाम तरह की विकृतियाँ पैदा हो जाती है। इस कस्बे या इस नगर के स्थानीय नागरिकों के आर्थिक स्रोत का दोहन शुरू हो जाता है, फलतः उनका अस्तित्व संकट में हो जाता है। ये तो अब उपद्रवियों के विरुद्ध में कार्रवाई करने के लिए अपेक्षा उनके स्थानीय हितों का चिंतन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता के अलावा कई नगरों के नागरिक सुविधाओं को चमरवाने लगेंगे और विभिन्न समुदाय समूह के बीच अवेयरनेस पैदा होने लगेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र के पावन सिद्धांत के विरुद्ध है। राजनेता राजनीतिक लाभ के लिए देश में जो अहिंसा एवं अखंड के लिए विचारधारा चकनाचूर कर देता है। आगे देखिएगा मुद्दा जो हमारा तीसरा देखेंगे है जाति और नस्ल यानी कास्ट एंड रेस का जो है समान नहीं है, क्योंकि जाति का आधार सामाजिक होता है और नस्ल का आधार जीवन शास्त्रीय होता है। यहाँ पर आप सभी समझेंगे जाति का आधार क्या हो जाता है, सामाजिक होता है, जबकि नस्ल का आधार देखेंगे तो जीवन शास्त्रीय होता है। एवं नस्ल के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना भी जीवन अशास्त्रीय का एवं स्वाभाविक है। जातीय शोषण के विरुद्ध में आवाज उठाना तो ठीक माना जाता है। एतव मेरा मत है कि स्मिथ कॉलर्स और जो है नॉर्मल के नस्ल विरोधी प्रतिकार मैक्सो के ओलंपिक समारोह में करना उसके जो है विवेकपूर्ण औपचारिक कभी नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं किस प्रकार जो है जाति और नस्ल के आधार पर यहाँ पर भेदभाव होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। और मुद्दा नंबर 4 में देखिए नस्ल विषयुद्ध रूप से जो है जीवन शास्त्रीय नहीं है, यह जाति के तरह किसी काफ़ी हद तक समाज स्तरीय है, वैधानिक वर्गीकरण है जो कि लोकतंत्र देश के लिए द्वंद्व का एवं विध्वंसकारी तत्व है, अतः परिस्थिति एवं इसका प्रतीक होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं नस्ल और जो है जाति का किस प्रकार होना चाहिए। आगे यहाँ पर आप सभी के लिए देख सकते हैं आगे का हमारा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो है सामाजिक विभाजन के स्वरूप को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लोकतंत्र व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के विभिन्न स्वरूप होते हैं, इस भेदभाव का विरोध करके अलग अलग तरीके से भी होते हैं। और यहाँ पर समझेंगे ऊपर जो भी मुद्दे दिए गए हैं इसमें बताया लोकतंत्र व्यवस्था में विभाजन के विभिन्न स्वरूप होते हैं, भेदभाव का विरोध अलग अलग तरीके से होते हैं। क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक बंटवारा भेदभाव होता है और विरोध और जो है संघर्ष की शुरुआत होती है, जिसकी चर्चा अगले अध्याय में की गई है। मुंबई, दिल्ली तथा जो है कोलकाता उत्तर भारत के बिहारी तथा उत्तर प्रदेश में लोगों के विरुद्ध जो हिंसात्मक व्यवहार का जो है इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। और यहाँ पर ये बताया गया है किस प्रकार जो है नस्ल बोल सकते हैं, जाति बोल सकते हैं, इसके आधार पर हिंदी भाषाई के आधार पर यहाँ पर देखा गया है। मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, उत्तर भारत के जो हमारे बिहारी इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के इलाके, किस प्रकार जो यहाँ पर विरुद्ध में जो है हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है, इसका जो है एक उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आगे यहाँ पर देखेंगे नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव का सटीक उदाहरण जो है मैक्सो ओलंपियड 1968 के पदक समारोह में देखा गया है। वही ओलंपिक मुकाबले के 200 मीटर के दौड़ पर पदक समारोह के विजेता अफ्रीकी अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलर्स नामक व्यक्ति ने इस समारोह में अपनी अश्वेत पर अत्याचार और नस्ल आधारित भेदभाव को अपने व्यवहार से उजागर किया।
और यहाँ पर नस्ल और जो है रंग के आधार पर किस प्रकार यहाँ पर भेदभाव किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। जब ओलंपिक खेला गया 1968 में मैक्सो के अंतर्गत, तो यहाँ पर ओलंपिक के अंदर 200 मीटर के दौड़ पर 2 पदक थे। पहले देख लीजिएगा अमेरिकी जो धावक स्मिथ था, दूसरा हमारा जॉन कार्लोस थे। इन दोनों के बीच देखेंगे तो किस प्रकार जो अत्याचार हुआ इसके द्वारा दिखाया गया। आगे देखिएगा ऑस्ट्रियाई धावक पीटर नॉर्मल जो कि अमेरिकी थे और ना ही जो है अश्वेत के थे। नस्ल आधार पर विभेद का जॉन कार्लोस और स्मिथ का साथ देकर किया गया। आगे देखिएगा वेलेजियम एवं श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय है और सामाजिक दोनों स्तर पर मौजूद है। श्रीलंका में बंटवारा भाषा क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई गई है और भारत का सामाजिक विविधता कई रूपों में है। भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भारत में सामाजिक विभाजन दी गई है। आगे यहाँ पर हम सभी समझने वाले हैं सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति। तो देखेंगे व्यक्ति के समुदाय या जाति का चुनाव करना उसके वश की बात नहीं है। जन्म के कारण ही कोई व्यक्ति किसी समुदाय का सदस्य हो जाता है। दलित परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा उस समुदाय का स्वाभाविक सदस्य हो जाता है। स्त्री, पुरुष, काला, गोरा, लंबा, नाठा इत्यादि जो है जन्म का परिणाम है। इस तरह सामाजिक विभाजन जन्म आधारित विभाजन कहलाता है। और यहाँ पर हम सभी समझते हैं किस प्रकार जो है किसी व्यक्ति को या अगर किसी समुदाय जाति का चुनाव करना होता तो उसके बस की ये बात नहीं है। कोई भी जाति चुना, कोई भी समुदाय चुना उसके बस के कारण नहीं है, क्योंकि जन्म के कारण ही जो है किसी व्यक्ति का जो है वह उसका समुदाय फिक्स हो जाता है। अगर दलित परिवार में बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसका समुदाय स्वाभाविक सदस्य हो जाता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, काला गोरा है, चाहे लंबा है, छोटा, ये सभी जो है जन्म का परिणाम है। ये जो हमारा इस तरह सामाजिक विभाजन के आधारित जो है सामाजिक विभाजन कहलाता है। तो इस तरह आप सभी समझ चुके हैं किस प्रकार जो है सामाजिक विभाजन कहलाता है। आगे देखेंगे, परंतु सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते हैं और बल्कि कुछ हम अपने इच्छा से भी चुनते हैं। यथा कई व्यक्ति अपने इच्छा से धर्म परिवर्तन भी करता है और दूसरे समुदाय का जो है सदस्य भी बन जाते हैं। ये सभी चीज़ देखेंगे यहाँ पर हमारा जो है स्त्री, पुरुष, काला, गोरा, लंबा, नाठा ये सभी हमारा जन्म का परिणाम है। बाकी जो हमारा आगे जो है यहाँ पर परंतु सामाजिक विभाजन जो है जन्म आधारित नहीं होता है। यहाँ पर जो है कुछ चीज़ जो है अपने इच्छा से भी चुन सकते हैं। जैसे देखेंगे कोई व्यक्ति जो है अगर अपनी धर्म को परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, दूसरे समुदाय के सदस्य भी बन सकते हैं। कुछ व्यक्ति नास्तिक भी बन जाता है, हालांकि उस परिवार के सभी सदस्य आस्तिक ही क्यों ना हो, कुछ व्यक्ति जो है नास्तिक भी बन जाते हैं। आगे देखेंगे एक ही परिवार का कोई सदस्य जो है शैव, स्वात, वैष्णव धर्म और शिव विश्वास करते हैं और एक ही परिवार के लोग हैं कोई देखेंगे तो शैव को मानते हैं, कोई शाक्त को हो गया, कोई वैष्णव धर्म को विश्वास करते हैं। यह भी व्यक्ति के इच्छा पर निर्भर करता है कि एक ही परिवार के सदस्य अपने विवेक से भिन्न कोई पेशा चुन लेते हैं और यह भी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है और उसके परिवार के लोग जो है किसी और चीज़ को मान रहे हैं और वो व्यक्ति जो है किसी और पेशा को भी चुन लेते हैं। आगे देखिए यह संभव है कि एक ही परिवार के लोग जो है किसान, सरकारी सेवक, व्यापारी, वकील आदि पेशा अपनाते हैं। फलतः उनका समुदाय अलग अलग होता है तथा समुदाय के हित से साधन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और यहाँ पर यह भी संभव हो सकता है कि परिवार के कई लोग जो है यहाँ पर किसान बनते हैं, कोई जो है सरकारी नौकरी का भी चुन सकता है, कोई व्यापारी भी बन सकता है, कोई वकील आदि पेशे को भी अपना सकते हैं। आगे देखेंगे सामाजिक विभाजनता और सामाजिक विभाजन में अंतर। तो कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार है। संभव हो कि भिन्न समुदाय के बीच भिन्न हो सकते हैं परंतु हित समान हो। उनका उदाहरण के लिए मुंबई में मराठियों की हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जाति भिन्न थी, धर्म भिन्न थी, लिंग भी भिन्न हो सकता है परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक विभिन्नता में जो है सामाजिक विभाजन में अंतर क्या होता है। तो कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक जो विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होगा। संभव ये भी हो सकता है समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो उनका विचार अलग हो सकता है और इसका विचार अलग हो सकता है परंतु हित समान होगा। और उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया मुंबई में जो मराठियों के हिंसा का जो शिकार है यह व्यक्तियों के देखेंगे जाति भिन्न था, धर्म जो है भिन्न होंगे, लिंग भी जो है यहाँ पर भिन्न हो सकते हैं, स्त्री पुरुष हो सकते हैं परंतु जो उनका क्षेत्र एक ही था। वे सभी एक ही क्षेत्र उत्तर भारतीयों में थे, उनका जो है हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशे में संलग्न थे। इस कारण जो है सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकता। यद्यपि सामाजिक विभाजन के कारण लोगों में विभेद की विचारधारा जरूरी है परंतु ये विभिन्नता
कहीं कहीं समान उद्देश्य के कारण मूल कारण भी करता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय विद्यार्थी भारतीय समाज के विभिन्न समुदाय के संबंध हो सकते हैं, परंतु अपने समूह सीमाओं में उनके समान उद्देश्य है, कारण समानता थी। और यहाँ यही कारण है सभी भारतीय छात्र उपद्रवी ऑस्ट्रेलियाई के हिंसा के शिकार हुए। उसी प्रकार जो है कॉर्लिस और जो स्मिथ दोनों अफ्रीकी अमेरिकी थे, एक दृष्टि से समान थे अर्थात श्वेतवी अमेरिकी थे, यद्यपि नॉर्मन श्वेत ऑस्ट्रेलियाई थी, परंतु तीनों में एक ही समानता थी जो जरूरी थी, वे तीनों नस्लवाद के खिलाफ थे। यहाँ पर कॉर्लिस और जो स्मिथ दोनों जो है अफ्रीकी अमेरिकी थे, परंतु एक ही दृष्टि से समान भी थे अर्थात जो अश्वेत अमेरिकी भी थे, और साथ में यहाँ पर जो नॉर्मल जो श्वेत ऑस्ट्रेलिया थे, परंतु तीनों में ऐसा एक समानता जरूर थी, वो तीनों जो है नस्लवाद के खिलाफ थे। परंतु जो है हिंदू धर्मावलंबी, ईसाई धर्मावलंबी, जैन धर्मावलंबी, बौद्ध धर्मावलंबी, मुस्लिम धर्मावलंबी एक ही समुदाय और जाति के सदस्य वाले, यद्यपि धर्म के आधार पर उनमें एकता हो सकता है, परंतु संभव क्षेत्र में जाति, रंग, लिंग आधार पर उनमें विपरीत विचारधारा हो। और यहाँ पर यह भी यद्यपि धर्म के आधार पर उनमें एकता हो सकती है, और परंतु देखेंगे संभव वे क्षेत्र जाति हो सकता है, रंग हो सकता है, लिंग के आधार पर उनके जो है विपरीत विचारधारा हो सकते हैं। पुनः अलग अलग धर्म के लोग को एक ही समुदाय के सदस्य होने के कारण अथवा एक ही नस्ल, जाति, रंग होने के कारण एक ही विचारधारा के पोषक हो सकते हैं, ये भी बात हो सकता है। यदि तक यह संयुक्त परिवार के गरीब और अमीर सदस्य के बीच जो है विचारधारा का भी संघर्ष हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो जो है यहाँ पर कोई परिवार अमीर हो, कोई परिवार गरीब हो, इसके बीच के भी सदस्य के जो है विचारधारा का लेकर जो है संघर्ष हो सकता है। एतव निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि हम सभी को एक से ज़्यादा पहचान होती है, वे एक से ज़्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा होता है। एक ही वाक्य में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि हम संदर्भ में हमारी पहचान एक स्वरूप बनता है। सामाजिक विभाजन एक विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूरी अनेक विभिन्नताओं में के ऊपर बड़े हो जाते हैं, तब यहाँ पर होता है। स्वर्ण के और दलित का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश आमतौर पर गरीब, वंचित एवं बेघर है और भेदभाव का शिकार है, जबकि स्वर्ण आम और जो है संपन्न एवं सुविधा युक्त है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है सामाजिक विभाजन एक विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर भी हो सकता है। देखेंगे तो सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर बड़े हो जाते हैं, तब ऐसा हो जाता है। स्वर्ण और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि देखेंगे तो दलित जो है संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित एवं बेघर है और भेदभाव का शिकार है, जबकि देखेंगे स्वर्ण आमतौर पर जो है संपन्न है और जो इनके पास सभी सुविधा युक्त सामान है। तो इस प्रकार है, अर्थात दलित को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, और जो भी दलित रहते हैं, गरीब रहते हैं, उनको महसूस होने लगता है कि हम जो है दूसरे समुदाय के लोग हैं, अपने आप होने लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक तरह का सामाजिक अंतरों के ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे एक दूसरे समुदाय के हैं, तो इसीलिए सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक तरह सामाजिक अंतर और अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि अगर लोगों को यह सोचने लगता है, यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय से जो है अलग है, हम अलग है, तो इससे क्या होने लगता है, लोगों के अंदर सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होने लगती है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन, और अमेरिका में जो है श्वेत हो गया और श्वेत दोनों में क्या हो गया, तो सामाजिक अंतर जो है सामाजिक विभाजन का हो जाता है। कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि सामाजिक असमानताएं कई समूह के मौजूद रहते हैं, अर्थात किसी एक मुद्दे पर समूह के हित जैसा होते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर दृष्टिकोण में अंतर होते हैं। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है। उदाहरण के लिए देखेंगे सभी धर्मों में दलित एवं वंचित वर्ग के हित समान होते हैं और इनके समाज हितों में मुद्दे पर एकता रहती है, जबकि धार्मिक दृष्टि में अंतर एवं तनाव की स्थिति बन जाते हैं। और यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि सभी जो धर्म है इसमें देखेंगे तो दलित हो गया, वंचित, सभी का जो है एक समान होता है। सभी धर्म में गरीब होते हैं, सभी धर्म में जो है वंचित रहते हैं, सभी धर्म में अमीर भी होते हैं। तो सभी का देखेंगे तो समाज के हितों में एक समान एकता की मुद्दा होती है। धार्मिक दृष्टि में अंतर एवं तनाव की स्थिति बन सकता है, धर्म को लेकर हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर देखेंगे दलित हो गया, वंचित हो गया, ये सभी तो सभी धर्म में समान रहते हैं। विश्व स्तर पर यह भी विभाजन स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उदाहरण स्वरूप उत्तरी आयरलैंड, नीदरलैंड दोनों जो है ईसाई बहुलक देश है, और यहाँ पर यह भी स्पष्ट होता है। विश्व स्तर पर जो विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उदाहरण के रूप में
उत्तरी जो आइलैंड हो गया और नीदरलैंड हो गया, दोनों जो हमारा किस देश का बहुलक इसमें सबसे अधिक है, तो ईसाई धर्म का हो गया। यहाँ के लोग जो है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों खेमे बटे हुए हैं, परंतु दोनों गुट के बीच सामाजिक विभाजन का आधार एक जैसा है। उत्तरी आइलैंड में कैथोलिक समुदाय के गरीब है एवं वंचित है, लंबे समय तक शोषण का शिकारी है। और यहाँ पर ये बताया गया यहाँ के लोग जो है प्रोटेस्टेंट और जो हो गया कैथोलिक दो खेमों में बांटा हुआ है। यहाँ पर आइदरलैंड हो गया और नीदरलैंड, बल्कि ईसाई होते हुए भी जो यहाँ पर दो देखेंगे तो जगह में बटा हो गया। पहला देखेंगे प्रोटोलेस्ट हो गया, दूसरा कैथोलिक समूह में बटे हुए, परंतु देखेंगे दोनों गुटों के बीच जो है सामाजिक विभाजन का आधार एक जैसा नहीं है। उत्तरी आइलैंड में देखेंगे तो कैथोलिक समुदाय के लोग एवं वंचित समुदाय के लोग होते हैं, जिसका देखेंगे तो लंबे समय से देखेंगे तो शोषण का शिकार हुआ है। आगे देखिए, उत्तरी आइलैंड में वर्ग और धर्म के आधार बीच गहरी समानता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्तरी आइलैंड में कैथोलिक के बीच जो है संपूर्ण रूप से समानता एकता दिखाई पड़ती है, बल्कि दूसरी ओर देखेंगे हमारा कैथोलिक जो धर्म है, कैथोलिक जो समूह है, इसके बीच जो है संपूर्ण रूप से समानता एवं एकता का अधिकार दिखाई देता है। जबकि देखेंगे अगर नीदरलैंड हो गया, कैथोलिक हो गया, प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर गरीब है, ये तब उत्तरी आइलैंड में कैथोलिक के प्रोटेस्टेंट के बीच सीधा रूप से मारकाट चलता रहता है, जबकि नीदरलैंड में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ के धर्म वर्ग के बीच कोई मेल जो है नहीं दिखाई देता है। कोई भी देश चाहे बड़ा हो या छोटा, सामाजिक विभाजन और विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और यहाँ पर ये समझिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरे शब्द में यहाँ पर कहा जा सकते हैं कि उत्तरी आइलैंड में जो भी कैथोलिक के जो बीच संपूर्ण रूप से जो यहाँ पर समानता एकता दिखाई देती है, जबकि देखेंगे आगे नीदरलैंड में जो कैथोलिक जो कि प्रोटेस्ट दोनों अमीर गरीब भी है, बल्कि देखेंगे उत्तरी आइलैंड में कैथोलिक और जो है प्रोटेस्टेंट के बीच सीधे रूप से जो है यहाँ पर क्या होते रहता है, दोनों के बीच जो है मारकाट चलते रहता है। जबकि नीदरलैंड में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखेंगे वहाँ पर धर्म हो गया, वर्ग हो गया, बीच में कोई जो है मेल रखता ही नहीं है। आगे देखेंगे टकराव एवं समस्या लोकतंत्र में सीढ़ियों है, जिसमें गुजरात के जो है लोकतंत्र में अपनी सत्ता नीति निर्धारित करती है। ये नीति आसान से निर्धारित नहीं हो पाती है, बल्कि जो प्रतिद्वंद्वात्मक से कठिन परिवेश में गुजरते हुए सामंजस्य का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। पुनः परिस्थिति के परिणाम स्वरूप सभी संघर्ष गुट अतः इसे स्वीकार कर लेते हैं। इन नीतियों निर्धारण को ही जाती है पिछले के लिए सरकार नौकरी एवं शिक्षण संस्थाओं का आरक्षण की मुहिम कई वर्षों पहले शुरू किया हुआ है। काका कोलोकल लेकर जो है रिपोर्ट से लेकर मंडल आयोग स्पीस के जो है बीच लंबे जुदाहत बीच जो है तथा हिंसक तनावों के बीच जो आरक्षण की व्यवस्था पाई गई है। आगे देखेंगे यहाँ पर तो ऐसा जब स्थिति बनती है तो राजनीतिक पार्टियों के बीच जो है प्रतिद्वंद का माहौल पैदा हो जाता है और राजनीतिक में जातीय लेवल जो है लगना शुरू हो जाता है। आप समझते हैं जाति का राजनीतिक प्रभाव क्या होता है। तो दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि जाति राजनीतिक पर प्रभावी होता है और सामाजिक न्याय के अवतारण तले में राजनीति का दिशा निर्धारण होने लगता है। भारतीय राजनीति के परिदृश्य में जब हम स्पष्टीपात करेंगे तो ऐसा अवधारणा से हम जरूर परिचित होंगे कि देखेंगे तो शतक के दशक में भारतीय समाज में दलितों के पीड़ा का मार्मिक व्याख्यान महाराष्ट्र के कवि नामदेव ढसाल ने इन कविताओं में अंतर्निहित किया है। यहाँ पर देखेंगे शतक के दशक में तो भारतीय समाज के जो भी दलित थे, इसके पीड़ा को मार्मन एवं व्याख्यान के लिए जो महाराष्ट्र के कवि है नामदेव ढसाल, इन्हीं जो अपनी कविता में की है। तो देखिएगा कविता है, सदियों तक सफ़र किया उन लोगों ने, लेकिन अब हमें कहना है ना अंधेरे की इस पथ यात्रा से। हाँ, हमारे पुरखे अंधेरे से ढोते ढोते झुक गए, लेकिन अब हमें जो उतरना है बोझ उनके पीठ से है। हम अनुपम नगर के लिए नहीं बिखरा था हम लहू के, और बदले में हम यह मिला खाने का पत्थर। 70 के दशक में देखेंगे तो यह कविता जो है कांग्रेस संपूर्ण भारत में सामाजिक संरचना को और ध्यान में आकृष्ट करता है। यह बताता है कि दलित समाज का अस्तित्व की पहचान और पहुंच राजनीतिक से जो है कोस दूर था। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है जो भी दलित समाज था उसके माध्यम से महाराष्ट्र के कवि बताते हैं कि किस तरह देखेंगे तो दलित जो भी जाति है इसका अस्तित्व और पहुंच राजनीतिक से जो है कितनी कोस दूर है। आगे देखिएगा
तो 70 के दशक में पूर्व भारत के जो राजनीतिक अवचेतना सुविधा परम हित समूह के बीच झूलती रही है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि अस्वीकृति नहीं करेंगे, क्योंकि 1967 तक राजनीतिक में स्वर्ण जातीय वर्चस्व रहा है। 70 से 90 तक के दशक में भी स्वर्ण और मध्यम देखेंगे पिछड़े जातियों का हमें सत्ता कब्ज एवं संघर्ष चलते रहा है। 90 के दशक के उपरांत पिछड़े जाति का वर्चस्व रहा। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है 1967 में देखेंगे तो स्वर्ण जाति का क्या था, तो वर्चस्व था। साथ ही में देखेंगे 70 से लेकर 90 के दशक के बीच देखेंगे तो स्वर्ण जाति और मध्यम देखेंगे तो दोनों के बीच क्या था, सत्ता के कब्जा के लिए संघर्ष था। और साथ में 90 के दशक में देखेंगे तो पिछड़े जाति का यहाँ पर क्या हो गया, तो वर्चस्व हो गया। दलितों की जागृति की अवधारणा राजनीतिक गलियारों में उपस्थित दर्ज कराती है और नीतियों को प्रभावित करती है। भारतीय राजनीतिक इस महामंत्र के पिछड़े दलित का संघर्ष प्रभावी है। आधुनिक दशक में वर्षों से राजनीति का पहला दलित एवं महादलित जैसे बिहार के संदर्भ में है पक्ष में झुकाई दे रहा है। और राज्य सरकार ने नीतियों से सभी प्रदेशों से दलित न्याय की पहचान कर सरकार का जो है केंद्र बिंदु का विषय ये बन चुका है। और आगे यहाँ पर देखिएगा आप सभी, भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में राजनीति की कमोबेशा यही सूरत रही है। राजनीतिक दल में समाज मौजूद विभाजनों के हिसाब में राजनीतिक और करने लगती है। इस तरह सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाती है। उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण ले लेंगे तो जिसका जिक्र ऊपर किया चुका है। उत्तरी आयरलैंड में ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है जो कि काफ़ी समय से हिंसा जातीय कोटा के राजनीतिक टकराव से जो है गिरफ्त में रहा है। और यहीं पर देखें इसकी आबादी में ईसाई की है। और ये ईसाई दो प्रमुख पंथ में बुरी तरह जो है बटे हुए हैं। देखेंगे तो यहाँ पर 53% जो हमारा जो है प्रोटेस्टेंट, जबकि 44% देखेंगे तो रोमन कैथोलिक के प्रतिनिधित्व में जो है नेशनलिस्ट पार्टी कराई जाती है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है उत्तरी जो आइलैंड है ग्रेट ब्रिटेन जो कि जातीय के लेकर बहुत ज़्यादा जो है इनके बीच टकराव होते रहता है। और ईसाई होते हुए इनके जो है दो पंथ में बटे हुए। पहले देखेंगे तो 53% लोग जो यहाँ पर देखेंगे तो प्रोटेस्टेंट जाति के हैं और दूसरी और 44% देखेंगे तो रोमन कैथोलिक का जो प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने जो है नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना भी कर ली थी। उनकी मांग है कि उत्तरी आइलैंड और आइलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए और तथा मुख्य कैथोलिक बाहुल्य है जो कि प्रोटेस्ट लोगों के प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियों का करते हैं जो कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने का पक्ष रखते हैं। और साथ में देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं इन्होंने जो एक और पार्टी की स्थापना की जिसका क्या नाम था, तो यूनियनिस्ट पार्टी। आगे देखिएगा यूनियनिस्ट एवं नेशनलिस्ट के बीच जो है चलने वाला हिंसक टकराव में ब्रिटेन की सुरक्षा बलों ही तो सैकड़े लोग और जो है सेना का जवान मारे जा चुके हैं। 1968 में ब्रिटेन की सरकार नेशनलिस्ट के बीच शांति समझौता हुआ जिसमें जो है दोनों पक्ष में जो है हिंसक आंदोलन को बंद करने के लिए बात स्वीकार की। यूगोस्लाविया में कहानी ऐसा सुखद अंत नहीं देखा गया है। वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई थी और में यूगोस्लाविया में कई टुकड़े में बंट चुके हैं। तो यहाँ पर ये सभी बताया गया है। यहाँ पर जो धर्म अलग अलग जो जाति के लोग थे इन्होंने जो है दो अलग अलग यहाँ पर पार्टी की भी स्थापना हुआ। सभी का मांग था कि दोनों को एक साथ किया जाए। दो पार्टी का अलग अलग पार्टी था। फिर 1968 में देखेंगे दोनों के बीच जो है क्या हो गया, तो समझौता हो गया। उसके पक्ष में जो है हिंसक आंदोलन बंद करना जो है स्वीकार कर लिया गया। और आगे देखिएगा यूगोस्लाविया की एक कहानी सुखद अंत नहीं हुआ है। वहाँ के जो भी धार्मिक राजनीतिक विभाजन का आधार शुरू हो गया और यूगोस्लाविया में देखेंगे तो कई टुकड़े में ये भी बंट चुके हैं। आगे देखिएगा हमारा दुनिया का अधिकतर देश में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल का अख्तियार करती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन की बात करती है और विभिन्न समूह में अलग अलग जो है वायदे करने पड़ती है। जगह स्वाभाविक बात है कि विभिन्न समुदाय उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करती है। विभिन्न समुदाय उचित मांगे और जरूरतों को पूरा करने की नीति बनाते हैं। इसी कड़ी का हिस्सा है अधिकतर देशों में मतदान स्वरूप सामाजिक विभाजन के बीच प्रत्यक्ष संबंध से दिखाई देते हैं। कई पार्टियों अपने सामुदायिक पर भी ध्यान देते हैं, उसी हित के लिए राजनीतिक भी करती है। इसके परिणामतः देश में विखंडन में नहीं होता है। आप सभी यहाँ पर समझे। बाकी इसके जो पार्ट 2 वीडियो हम सभी देखेंगे सामाजिक विभाजन, इससे आगे हम सभी देखने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। तब तक आप सभी फिर से इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए।